ओके गाइस, सो वेलकम वंस अगेन। नाउ ब्लॉक क्रेडिट के कंसेप्ट में हम सेक्शन 17(5) की बात करेंगे। इग्नोरिंग द प्रोविजंस ऑफ 16(1) एंड 18(1) ITC शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग। मोटर व्हीकल, ये MB का मीनिंग मेरा मोटर व्हीकल, ठीक है। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनस हैविंग सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13, ठीक है। तो गाइस ऐसे मोटर व्हीकल जिसमें कि सीटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है, 13 या उससे कम है, ठीक है, इंक्लूडिंग ड्राइवर। ओके, वो 13 में ड्राइवर भी आएगा, तो ऐसे केस में आपको ITC नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज। एक फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, ठीक है, आप वो व्हीकल में ही डील करते हो, आप खरीदते हो, सेल करते हो, तो भी क्रेडिट मिलेगा। उसके अलावा आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप ट्रेनिंग दे रहे हो ड्राइविंग की, ठीक है, तो ऐसे केस में तो मिलेगा। अदरवाइज मोटर व्हीकल, ऐसे मोटर व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है, उन केसेस में GST अवेलेबल नहीं रहेगा। ओके, यस। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस है जो हमने पढ़ा कि एक आप उन व्हीकल्स में ही डील करते हो, वही आपका मेन स्टॉक है, तो फिर मिलेगा। उसके अलावा आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए वो यूज़ कर रहे हो तो मिलेगा। और उसके अलावा आप ट्रेनिंग देने के लिए वो व्हीकल्स को यूज़ कर रहे हो, ड्राइविंग सिखाने के लिए, तो उस केस में आपको क्रेडिट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज 17(5) वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स एक्सेप्ट। अब गाइस देखो, वेसल्स और एयरक्राफ्ट के केस में भी ITC क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन है कुछ। व्हेन दे आर यूज फॉर मेकिंग फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज, एक आप उसी में डील करते हो, आप वही आपका बिजनेस है, वेसल खरीदना और वेसल बेचना, तो मिलेगा। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए क्रेडिट मिलेगा। ट्रेनिंग ऑन सेम टू सेम पॉइंट्स है, जो ए में था वही है, ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग सच वेसल्स, मतलब वही कि ड्राइव करना सिखा रहे हो या फिर वो अपने एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना सिखा रहे हो, ठीक है। तो ये केस में आपको जो है क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है, वो केस में आपको क्रेडिट मिल जाएगा, सॉरी गाइस। और उसके अलावा इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप ये वेसल्स और एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में आपको क्रेडिट के लिए मिल जाएगा। अब जनरली आप सोचोगे कि सर फिर कौन से ऐसे केस है जिसके लिए वेसल्स और एयरक्राफ्ट में नहीं मिलेगा। गाइस आपने क्या किया, अपने कंपनी के CEO के लिए एक चार्टर्ड प्लेन खरीद लिया, ठीक है, 100 करोड़ का चार्टर प्लेन खरीद लिया अंबानी जी के लिए, रिलायंस ने। अब रिलायंस बोलता है कि हम इस प्लेन के ऊपर जो GST लगा है उसका क्रेडिट लेंगे, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं भाई, इसके लिए हम आपको क्रेडिट नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन अगर आपने वो प्लेन जो है वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए लिया होता या नेविगेशन की ट्रेनिंग देने के लिए, फ्लाइंग की ट्रेनिंग देने के लिए लिया होता, ठीक है, या फिर गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए लिया होता, तो आपको मिल जाता। समझ में आ रहे हो? यस, आई होप आपको समझ में आ रहा है। द फॉलोइंग सप्लाई, इसके अलावा द फॉलोइंग सप्लाई जैसे कि सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सर्विंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन सो फार एज दे रिलेट टू मोटर व्हीकल। अब गाइस देखिए, मोटर व्हीकल से रिलेटेड, ठीक है, ये सर्विसिंग है, ठीक है, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस इन सो फार एज दे रिलेट टू मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट, आपको क्रेडिट जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन फिर से एक्सेप्शन है, ITC शैल बी अवेलेबल वेयर द मोटर व्हीकल वेसल। लेकिन अगर वही मोटर व्हीकल या वेसल्स जो आपके जो एग्जेम्प्टेड पर्पजेस के लिए यूज़ हो रहा है, तो उस केस में आपको सर्विस पे की GST का भी क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। द फॉलोइंग सप्लाई वेयर रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट, or the supply of general insurance services in respect of such motor vehicles, vessels or aircrafts insured by him। तो guys अल्टीमेटली पॉइंट वही है कि अगर आपका जो मोटर व्हीकल है वो क्राइटेरिया पास कर रहा है GST क्रेडिट के लिए, तो फिर उस व्हीकल के ऊपर का जो एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, सर्विसिंग का, रिपेयर मेंटेनेंस का, इंश्योरेंस का, उसका भी GST क्रेडिट आपको मिल सकता है। लेकिन अगर वो पहले ही क्राइटेरिया में फेल हो गया, उसके ऊपर GST क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसके ऊपर जो एक्सपेंस किया आपने उसका भी क्रेडिट अवेलेबल नहीं रहेगा।
ओके यस। उसके अलावा द फॉलोइंग सप्लाई, फूड एंड बेवरेज, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ों में भी जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है। उसके अलावा लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग किसका, मोटर व्हीकल्स, ओके, व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट, एक्सेप्ट व्हेन यूज फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। वही है कंसेप्ट, वही है, कुछ अलग नहीं है। ITC shall be available for if such supply is used by registered person for making an outward taxable supply of same category of goods and services, ठीक है, एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई। मैंने आपको बोला था ना कि ये सब चीज़ों का क्रेडिट उस केस में तो अवेलेबल है ही जब वही आपकी मेन इन्वेंट्री है, वही आपका स्टॉक है, मतलब आपका बिजनेस ही है कि बस सेल करना, बस परचेस करना और सेल करना, या बस मैन्युफैक्चर करना और सेल करना, तो उस केस में आपको क्रेडिट जो है वो मिल जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे केसेस है जिसमें जीएसटी अवेलेबल नहीं है, जीएसटी क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, वो होता है मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सर्कल। भाई कई बहुत सी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को मेंबरशिप कार्ड्स देती है खरीद कर, ताकि वो रिलैक्स कर सके किसी क्लब या हेल्थ या फिटनेस सेंटर में, तो वो जो खर्च किया है कंपनी ने उसके ऊपर भी क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके अलावा ट्रैवल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज़, ठीक है, टू एम्प्लॉयज़ ऑन वेकेशन सच एज ट्रैवल और होम ट्रैवल कंसेशन, ये एक्सपेंसेस पे भी जीएसटी क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। नाउ ITC इन सच केस शैल बी अवेलेबल वेयर इट इज़ ऑब्लिगेटरी, लेकिन ऐसे केस में ITC अवेलेबल होगा, ठीक है। और एक एक्सेप्शन उन्होंने बोला ITC क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा अगर ये एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन था, ठीक है। ऑब्लिगेशन था मतलब बाय लॉ उनको ये करना ज़रूरी था, उन्होंने अपनी खुशी के लिए अपने मन से नहीं किया, उन्होंने वो किसी लॉ के तहत किया है, किसी कानून के तहत किया है, ठीक है। इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द सेम टू इट्स एम्प्लॉयज़ अंडर एनी लॉ, ठीक है, एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, तो उस केस में उसके ऊपर जीएसटी क्रेडिट उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस when supplied for construction of an immovable property, immovable property की कंस्ट्रक्शन की सर्विस दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की बात नहीं चल रही है, ठीक है। immovable प्रॉपर्टी मतलब किसी बिल्डिंग की बात चल रही है, एक्सेप्ट वेयर इट इज़ एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, तो ऐसे केस में भी जीएसटी क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, ITC अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई बिल्डर है खुद जो कि किसी और से वर्क ये कंस्ट्रक्शन की सर्विस ले रहा है और वो बाद में आगे वो प्रॉपर्टी आगे सेल करने वाला है, ठीक है, मतलब वो उसका बिजनेस ही है ये, तो ऐसे केस में अवेलेबल हो जाएगा ITC, ठीक है। नेक्स्ट, सप्लाईज रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके अलावा गाइस किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए किसी पर्सन ने, रजिस्टर्ड पर्सन ने गुड्स परचेज किए ऑन हिज ओन, ठीक है, ऑन हिज ओन अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन सच सप्लाईज आर यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसके लिए ऊपर भी जीएसटी क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी ने अपना ऑफिस बनाने के लिए सीमेंट्स, ब्रिक्स अलावा ये सब चीज़ें परचेस करी जिसके ऊपर उन्होंने जीएसटी भी पे किया, तो ऐसे जीएसटी का क्रेडिट उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी बनाने के लिए आपने जो कुछ सप्लाईज परचेस किया उस पर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लॉक क्रेडिट में हम बात करेंगे सप्लाईज ऑन विच टैक्स हैज़ बीन पेड अंडर सेक्शन 10। गाइस ऐसा सप्लाईज जिसके ऊपर टैक्स जो है वो कंपोजिशन लेवी में पे हो चुका है, ठीक है। सेक्शन 10 याद है कंपोजिशन लेवी, तो ऐसा टैक्स जो जिसमें कंपोजिशन लेवी में टैक्स पे हो चुका है उसके ऊपर भी ITC नहीं मिलेगा। उसके अलावा सप्लाईज रिसीव्ड बाय NRTP दैट इज़ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट ऑन गुड्स इम्पोर्टेड बाय हिम, तो ऐसे केस में भी ITC अवेलेबल नहीं रहेगा। सप्लाईज यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, आपने जो भी पर्सनली कंज्यूम करने के लिए आपने अपने एम्प्लॉय के कंजम्पशन के लिए फूड ऑर्डर किया गाइस, तो ऐसे केस में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में गुड्स विच आर लॉस्ट, ठीक है, आपके स्टॉक में था, आपने परचेस किया था, अब वो गुड्स आपके लॉस्ट हो गए, स्टोलन हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए या फिर राइट ऑफ कर दिया आपने,
या फिर आपने डिस्पोज ऑफ कर दिए, ठीक है, कैसे, आपने गिफ्ट या फ्री सैंपल दे दिए किसी को, तो ऐसे केस में वो गुड्स के ऊपर जो आपने जीएसटी पे किया है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। कई सिंपल फॉर्मूला ये है कि अगर आप जो भी गुड्स पे जीएसटी पे करते हो, उन गुड्स को, उन मटेरियल्स को आगे फर्दर सप्लाई के लिए यूज़ करते हो तो आपको क्रेडिट मिलता है, अदरवाइज़ नहीं मिलता है। सारा लॉजिक इसी बात पे बेस्ड है। नेक्स्ट, एनी टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74, 129, 130। गाइस ये वो नोटिस वाला सेक्शन है जहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन चीटिंग करता है, प्रॉपरली रिटर्न्स फाइल नहीं करता है, ठीक है, प्रॉपर लॉ को फॉलो नहीं करता है और उसके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाती है, उसके ऊपर उससे जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, ठीक है। अगला सेक्शन नंबर 17(6). द गवर्नमेंट मे प्रोवाइड द मैनर इन विच द ITC अंडर सेक्शन 17(1) एंड 17(2) में बी एट्रीब्यूटेड। और गवर्नमेंट जो है उसको राजा बना दिया गया है इस सेक्शन में, सेक्शन 17(6) में गवर्नमेंट को फुल पावर दी गई है कि वो लोग बता सकते हैं कि किस तरीके से ये दो सेक्शन में, सेक्शन 17(1) और 17(2) में क्रेडिट को अपोर्शन किया जाए, ये गवर्नमेंट तय कर सकती है। ओके गाइस, यस। आगे बढ़ते हैं हम ITC रूल्स में, इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल्स में रूल नंबर 38 की बात करते हैं। रूल नंबर 38, द क्लेम ऑफ ITC बाय बैंकिंग कंपनी। अब यहाँ पे ये रूल जो है स्पेसिफिकली गाइस बैंकिंग कंपनी या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या NBFC की बात कर रहा है, ठीक है, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC। If a banking company, financial institution और NBFC chooses not to comply with 17(2), ठीक है गाइस, हमने पढ़ा था ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, हमने यहाँ पे रूल नहीं, हमने सेक्शन नंबर 17(4) में पढ़ा था कि बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC को एक स्पेशल ऑफ़र दी गई थी कि आप एक काम करो, 50% क्रेडिट ले लो और 50% लैप्स करवा दो, तो आपको ये जो झंझट है यहाँ पे 17(4) वाली, 17(2) वाली, ये यहाँ पे 17(2) वाली कॉर्नर में ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उस प्रोविज़न को डिटेल में समझाने के लिए यहाँ पे रूल नंबर 38 है मेरे पास, रूल नंबर 38, ठीक है। सो इफ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और NBFC चूजेस नॉट टू कंप्लाई विथ 17(2) एज पर द ऑप्शन प्रोवाइडेड इन 17(4), है ना, देखो जो मैं बोलता हूँ वो यहाँ पे आ ही जाता है। shall follow the given procedure. The said company shall not avail credit of tax on input and input services used for non-business purpose. Okay, तो गाइज यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हाँ, अगर आपने कोई क्रेडिट जो आपने नॉन बिजनेस के लिए जो गुड्स यूज़ किए हैं, इनपुट या इनपुट सर्विसेज, उसका तो पहले ही हटा दो, वो तो मिलेगा ही नहीं। उसके अलावा द क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू सप्लाई एज पर 17(5) इन फॉर्म GSTR, तो सेक्शन 17(5) का रेफरेंस दिया इन्होंने, तो हम लोग 17(5) की अगर बात कर ले तो यहाँ पे ब्लॉक क्रेडिट वाला है, 17(5) से ब्लॉक क्रेडिट वाली बात चल रही है। तो ऐसा क्रेडिट जो आपका GSTR 2 में दिख रहा है लेकिन वो ब्लॉक क्रेडिट है, तो वो भी आप पहले ही हटा देंगे, 50% करने से पहले ही हटा देंगे, ठीक है। द सेड कंपनी शैल अवेल ITC ऑफ द टैक्स पेड और इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज referred to in 17(4) and not covered in A above। अब गाइस उसके अलावा जो ITC है जो ऊपर कवर नहीं हुआ है उसका क्रेडिट लिया जा सकता है, ठीक है। अब देखो 50% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी ITC एडमिसिबल, ठीक है। अब जो बचा हुआ है उसका 50% एडमिसिबल और 50% लैप्स हो जाएगा और इसको आपको GSTR 2 में फर्निश करना पड़ेगा। द अमाउंट रेफर्ड टू इन क्लॉज A, B and C शैल सब्जेक्ट टू 41, 42 और 43, ये 3 सेक्शंस आएंगे, आगे हम बात करेंगे। बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द सेड कंपनी और इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे 50% एलिजिबल होता है, तो वो 50% इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका क्रेडिट हो जाएगा। ओके गाइस, यस। इसके अलावा गाइस ये जो है ना, इसके बाद का रूल नंबर 42 है,
इसके लिए मेरे को आपको अलग से समझाना पड़ेगा, ये हम ऐसे रीड करके नहीं समझ सकते हैं, इसके लिए मुझे आपको बोर्ड पे समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो शूट कर लूँगा, ठीक है। अभी हम लोग रोल नंबर 42 43 भी वैसा ही है, इसके लिए मुझे आपको स्पेसिफिकली डिफरेंट वे में समझाना पड़ेगा, ठीक है। यस ना, उसके अलावा हम यहाँ पे सेक्शन 18 की बात कर सकते हैं। सेक्शन 18 क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ स्पेशल पॉइंट्स यहाँ पे कवर करेंगे। सेक्शन 18 क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एंड restrictions, a person who has applied for registration within 30, अब देखिए यहाँ पे 18(1)(a, गाइस ये नए रजिस्ट्रेशन वाले केस में आईटीसी किस तरीके से मिलेगा उसकी बात चल रही है। तो 18(1)(a, a person who has applied for registration within 30 days from date on which he becomes liable to registration, ठीक है गाइस। जिस दिन उसका टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड हुआ, वहाँ से 30 डेज़ के अंदर उसने अप्लाई करना चाहिए था, ठीक है। और वो पर्सन ऐसा ही करता है, 30 डेज़ के अंदर अप्लाई कर लेता है, ठीक है, विदिन 30 डेज़ अप्लाई कर लेता है और उसको रजिस्ट्रेशन मिल भी जाता है, ठीक है। देन ही शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। तो गाइस उसके स्टॉक में जो गुड्स थे ना, ठीक है, स्टॉक में जो गुड्स थे, उसके अलावा उसके सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड में जो गुड्स थे, on the day immediately preceding the day he becomes liable to pay tax। गाइस समझिए आप, किसी ईयर के 31 दिसंबर को 20 लाख का टर्नओवर जो है वो हो जाता है। अब गाइस नेक्स्ट डे से 30 डेज मतलब 30 जनवरी तक आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना था, तो आपने प्रॉपरली क्या किया, 10 जनवरी को अप्लाई कर दिया और आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया। तो गाइस अब 1 जनवरी को जो आपका ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है, आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स, उस स्टॉक में जितना भी जीएसटी इंक्लूडेड है उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने टाइम पे अप्लाई किया होगा तो, ओके यस। अब 18(1)(b की बात करता हूँ। 18(1)(b, अ पर्सन हु टेक्स रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25(3) shall be entitled to take ITC of goods held in stock, वही बात चल रही है 25(3). उसके अलावा 18(1)(c, where any RD person ceases to pay tax under section 10। अब गाइस कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो कि कंपोजिशन लेवी में है और उनका जो 150 लाख का टर्नओवर का लिमिट है वो एक्सीड हो जाता है, ठीक है, तो अब उनको रेगुलर स्कीम में आना पड़ेगा। तो फिर उस केस में भी उसके पास जो गुड्स है, उसके पास जो स्टॉक है, उसमें जो जीएसटी कंपोनेंट है उसका क्रेडिट उन्हें मिल जाएगा, ठीक है। इज एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ आईटीसी फॉर गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, ओके गाइस, यस। और एक पॉइंट है यहाँ पे 18(1)(d, वेयर द एग्जाम सप्लाई ऑफ आरडी पर्सन बिकम्स टैक्सेबल। अगर किसी केस में गाइस किसी रजिस्टर्ड पर्सन का कोई जो पहले जो सप्लाई एग्जाम्प्ट हुआ करता था वो बाद में टैक्सेबल हो जाए, देन सच पर्सन शैल बी, तो फिर ऐसे पर्सन को अपने पास जो स्टॉक पड़ा है और जो कैपिटल गुड्स पड़ा है उसके ऊपर क्रेडिट लेने का पूरा अधिकार बन जाएगा, ठीक है, सेक्शन 18(1) के हिसाब से, ओके। यहाँ पे आ जाओ नोट्स के पास। द क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स शैल बी रिड्यूस्ड बाय सच परसेंटेज एज वे बी डिस्क्राइब्ड। तो गाइस इसमें 5% पर क्वार्टर के हिसाब से, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से जो है कैपिटल गुड्स का क्रेडिट जो है वो डिक्रीज़ किया जाता है जितने भी टाइम पीरियड के लिए उसे यूज़ किया गया है, ठीक है, यस। ये पॉइंट को और डिटेल में हम आगे बात करेंगे, आएगा ही, ठीक है। सेक्शन नंबर 18(2), यहाँ पे नीचे सेक्शन नंबर 18(2), a registered person shall not be entitled to take ITC as per 18(1) after the expiry of 1 year from the date of issue of tax invoice relating to such supply। क्या बोल रहे हैं कि एक रजिस्टर्ड पर्सन वो आईटीसी नहीं ले पाएगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द registered person shall not be entitled to take ITC as per 18(1) after the expiry of 1 year from the date of issue of tax invoice relating to such supply। तो गाइस देखो
ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें क्या है, हमने बोला था 18(1) में हमने बोला था कि जो स्टॉक है वो स्टॉक के ऊपर जो GST है उसका क्रेडिट लिया जा सकता है। लेकिन गाइस वो स्टॉक का जो बिल है, अगर उस बिल को 1 साल हो चुका है, मतलब 1 साल पुराना स्टॉक है वो, तब तक तो चलेगा। लेकिन 1 साल से ज़्यादा एक दिन भी हुआ होगा तो उस स्टॉक का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यस। सेक्शन नंबर 18(3) वेयर देयर इज़ अ चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन का कंस्टिट्यूशन चेंज होता है, कंस्टिट्यूशन चेंज होना मतलब गाइस जैसे पार्टनरशिप फॉर्म से कंपनी बन जाना, ठीक है, या प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बन जाना, ऐसा। द सेड पर्सन शैल बी अलाउड टू ट्रांसफ़र ITC, तो वो ITC को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं दूसरी एंटिटी को, ठीक है। विच रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड इन ITC विच रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू अनदर बिजनेस इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो कभी गाइस कोई एक कंपनी स्प्लिट होके डीमर्ज होके दूसरी 2 कंपनीज बनती है, तो ऐसे केस में वो दूसरी 2 कंपनीज को क्रेडिट जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है प्रॉपर मैनर में, ठीक है, इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अभी नेक्स्ट 3 पॉइंट है हमारे पास। सेक्शन 18(4) वेयर रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर। उसके अलावा गाइस यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कंपोजिशन लेवी में टैक्स पे करना हो, ठीक है, उसको कंपोजिशन लेवी में जाना हो, वेयर गुड्स सप्लाइड बिकम्स ओनली एक्सेप्ट, या फिर वो जो गुड्स सप्लाई कर रहा है वो पूरी तरह से एग्जेप्ट हो जाए, तो फिर उन्होंने जो स्टॉक के ऊपर टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है, देखो, शैल पे एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स विद रिस्पेक्ट टू इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक एंड ऑन कैपिटल गुड्स, ठीक है, वो उन्हें पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो सिनारियो हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसका रिवर्स है कि अब कोई नॉर्मल स्कीम में से कंपोजिशन में जा रहा है, तो नॉर्मल स्कीम में था तो क्रेडिट तो ले ही रहा था, पर अब वो कंपोजिशन में जा रहा है तो क्योंकि अब वो बहुत कम रेट से GST पे करने वाला है, तो जो उसके पास स्टॉक है उसका क्रेडिट उसको रिवर्स करना पड़ेगा, या फिर हम बोलेंगे कि उसको पे करना पड़ेगा जो उसने क्रेडिट ले रखा है वो। सिंपल, यस। उसके अलावा गाइस 18(5) बोलता है द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अंडर सेक्शन 18(1) एंड द अमाउंट पेएबल अंडर सेक्शन 18(4) यहाँ पे शैल बी कैलकुलेटेड इन अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब गाइस जहाँ पे भी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड ऐसा लिखा हुआ आएगा ना, तो समझ जाना इसके लिए स्पेसिफिक रूल्स बने हुए होंगे और रूल्स में लिखा होगा डिटेल। नेक्स्ट सेक्शन 18(6) इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स ऑन विच ITC हैज़ बीन टेकन। अब गाइस देखो, आपका कोई फिक्स्ड असेट था, कैपिटल गुड्स था, जिसके ऊपर आपने ITC ले लिया था और उसके बाद आप वो गुड्स सेल कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो रजिस्टर्ड पर्सन को द ID पर्सन शैल पे एन अमाउंट इक्वल टू ITC टेकर, जितना भी ITC आपने उसके ऊपर लिया है, ठीक है, एज रिड्यूस्ड बाय सच परसेंटेज, जो मैंने आपने बोला ना 5% पर क्वार्टर, उतना रिड्यूस करने के बाद आपको बचा हुआ टैक्स है वो पे करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आपको कैपिटल गुड्स का क्रेडिट इसलिए दिया था ताकि आप उसको बिजनेस में यूज़ करो और सारा सेल्स जनरेट करो, लेकिन आप तो उस कैपिटल गुड्स को सप्लाई कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, तो आप तो धोखेबाज हो रहे हो। तो इसलिए हम मतलब सरकार आपसे जो उसने आपको क्रेडिट दे रखा था वो भी वापस मांग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर 18 जो है वो फिनिश होता है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस।